नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर और दुर्ग के दौरे पर रवाना हो गए, जहां पूजा अर्चना के अलावा कई और कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। रवाना होने से पहले उन्होंने संघ और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कवर्धा की घटना के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से नक्सलियों के आका कहीं और बैठे हैं और छत्तीसगढ़ के युवाओं को मरने के लिए आगे कर देते हैं, ऐसे ही संघ की भी हालत है। मुख्यालय नागपुर में है और छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन प्रदेश में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। वहीं सीएम ने देश के विभाजन के लिए सावरकर को जिम्मेदार ठहराया और गांधी जी को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। साथ ही सीएम ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर और दुर्ग के दौरे पर रवाना हो गए और जहां पूजा अर्चना के अलावा कई और कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे, लेकिन इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर ले लिया। दो राष्ट्र की जो बात है वो सबसे पहले सावरकर ने की। ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो बात है वो सावरकर ने 1925 में कही। तो देश के विभाजन का प्रस्तावना सावरकर ने और उसके बाद मुस्लिम लीग ने 1937 में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। तो ये दोनों जो सांप्रदायिक ताकत है उन्होंने देश के बंटवारे की पृष्ठभूमि का निर्माण इन लोगों ने किया है। छत्तीसगढ़ में ये जो आरएसएस के लोग हैं ना, 15 साल तक इनका कोई काम नहीं हुआ, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे। आज भी इनकी कोई नहीं चलती, वो नागपुर से संचालित होते हैं। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में है और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस की भी स्थिति यही है कि यहाँ आरएसएस के कोई लोगों की कोई बखत नहीं है, जो कुछ है वो नागपुर से। और अब इनके पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा रहा नहीं। किसानों पे बात कर सकते नहीं, मजदूरों के बारे में बात नहीं कर सकते, आदिवासी के बारे में बात नहीं कर सकते, अनुसूचित जाति के बारे में बात नहीं कर सकते, व्यापार और उद्योग के बारे में बात नहीं कर सकते। तो ये केवल दो उनकी जो मास्टरी है, जिसमें धर्मांतरण है और दूसरा सांप्रदायिकता, ये दोनों पे ही लड़ाने काम कर रहे हैं। बहुत समय हो गया, कोरोना काल के कारण से बहुत सारे व्यापार व्यवसाय सब ठप हुए, अब जाके खुला है। अब ये लोग दंगा भड़का के क्या शहर को इस प्रकार से बर्बाद करेंगे, ये कतई नहीं होने दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप। भूपेश बघेल ने कवर्धा मामले पर तीखे हमले किए, न केवल संघ पर, बीजेपी पर, और यहां तक कि संघ की तुलना नक्सलियों से भी कर दी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। हमारे साथ ममता लांजेवार जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। ममता, कवर्धा परिप्रेक्ष्य में ये पूरा हमला या पूरे आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरएसएस बीजेपी पर? बिल्कुल, देखिए, राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी है और राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि कवर्धा के मामले को लेकर जो है वो निष्पक्ष जांच की जाए। और इसके बाद में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान आया है कि किसी भी मामले को लेकर गंभीरता से जांच की बात राज्यपाल ने कही थी, तो और एक्शन पे भी बात कही थी। तो उसके बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार जो है वो निष्पक्ष जांच कर रही है और जो गंभीर कार्रवाई जो है वो कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा, उन्होंने आरएसएस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो नक्सली होते हैं, उनके मूवमेंट या उनके लीडर जो है वो आंध्र प्रदेश से जो है बैठे होते हैं और वो वहां से संचालित करते हैं छत्तीसगढ़ के नक्सलियों को, उसी तरीके से जो है आरएसएस के जो तमाम लोग हैं और बीजेपी के जो लोग यहाँ पर हैं वो अपने से कुछ नहीं करते हैं, वो नागपुर से जो कहा जाता है वही करते हैं। और कवर्धा में जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, उनका कहना था कि ये बीजेपी कोशिश कर रही है कि इसको सांप्रदायिक रूप दे करके इस मामले को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। और वो उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है पूरे छत्तीसगढ़ में आग लगाना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो दंगे भड़काना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लड़ाई जो है दो भाई भाई के बीच में हो सकती है, दो संप्रदाय के, दो अलग अलग जाति धर्म के लोगों के बीच में भी हो सकती है, लेकिन उसको सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता ममता, मैं आ रहा हूं आपके पास, रहिएगा हमारे साथ। और हमारे साथ बीजेपी से पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी जुड़ रहे हैं। अजय चंद्राकर जी, भूपेश बघेल
आज आरएसएस की तुलना नक्सलियों से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे नक्सलियों के जो आका हैं वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बैठे हैं, वैसे ही आरएसएस की छत्तीसगढ़ में कोई वक़्त नहीं, बीजेपी की वक़्त नहीं, इनके आका नागपुर में बैठे हैं। बघेल जी के आका या कांग्रेस के आका तो 3 लोग हैं एक परिवार के, तो उन्हीं के दिशा निर्देश में चलते हैं जी। संघ एक संपूर्ण विचारधारा है जो देश के लिए काम करती है, और नक्सलियों को महिमा मंडित करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। छत्तीसगढ़ में कैंपेनिंग में जब आए थे राज बब्बर ने तो उनको क्रांतिकारी कहा। उन्हीं के राज में पहली बार गीदम थाने जब लूटे गए तो वो अजीत जोगी जिंदाबाद कहा। रेखा भाटिया बेला भाटिया ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार से, कांग्रेस सरकार से ऐसी अपेक्षा नहीं थी, है ना। तो भूपेश बघेल जी या कांग्रेस के संरक्षण में या दिल्ली में बैठे एक परिवार के 3 सदस्य, एक माँ, 2 संतान के संरक्षण में देश में धर्मांतरण और सांप्रदायिकता दोनों फैल रही है, समझ रहे हैं। इसमें कहीं जनसंघ, कहीं भाजपा। बिल्कुल अजय चंद्राकर जी, एक बात और भूपेश बघेल जी ने कही। वो कह रहे हैं कि धर्मांतरण और सांप्रदायिकता यही 2 आप लोगों के मसले रहते हैं, इसी के जरिए आप सियासी रोटियां सेकते हैं। सियासी रोटी सेकते नहीं हैं हम, हमारी आइडियोलॉजी है कि हिंदुस्तान के धर्म, संस्कृति, संप्रभुता की रक्षा होनी चाहिए, और विदेशी नेता नहीं मानते हम किसी को जी। हमारे लिए देश प्रमुख है और हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं प्रमुख हैं, और दबा के, फुसला के राज्य का संरक्षण देके भारतीय जनता पार्टी या कोई दूसरा समाज इस तरह का काम नहीं करता। ये सब वहीं पे होते हैं जहां कांग्रेस का संरक्षण रहता है। जी हेलो, बस ये कांग्रेस के संरक्षण। अजय चंद्राकर जी, जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी सवाल ये भी है कि आप इसका अगर आकलन कर पा रहे हो, नक्सलियों से तुलना अगर आरएसएस की जा रही है तो इसका क्या सियासी लाभ कांग्रेस को मिल पाएगा या क्या लाभ लेने की कोशिश? चंद्राकर जी, क्या है, कांग्रेस शुरू से पहले दिन से नेहरू जी वामपंथ से प्रभावित रहे, और सोचने का ठेका उन्होंने, कांग्रेस ने वामपंथियों को देख रखा है, और नक्सली एक तरह के वामपंथी रूखी है। तो कांग्रेस नक्सली लोगों का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि कांग्रेस के लिए सोचने का ठेका वामपंथियों के पास है। कांग्रेस की खुद की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा यदि है तो 1969 से एक परिवार की सेवा है, बस। जी ठीक है। अजय जी रहिएगा हमारे साथ। सुशील आनंद शुक्ला जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। सुशील आनंद शुक्ला जी, आरएसएस की तुलना नक्सलियों से करने का तात्पर्य क्या है? क्यों, अगर वाकई में ऐसा है तो फिर एक्शन क्यों नहीं लेते आप ऐसे संगठनों के खिलाफ? सुशील जी। देखिए प्रशांत जी, दरअसल मुख्यमंत्री जी से एक सवाल किया गया था कि यहाँ पे आरएसएस ने कवर्धा में दंगा भड़काने का काम किया है, ऐसी चीजें सामने आ रही। तो मुख्यमंत्री जी उसके जवाब में बोला कि जो हमारे रायपुर के, छत्तीसगढ़ के जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वो नागपुर से संचालित हो रहे हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जो नक्सली हैं वो तेलंगाना और आंध्र से संचालित होते हैं। तो दोनों का तात्पर्य यह था कि यहाँ के जो आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो नागपुर के इशारों पे काम करते हैं, नागपुर वालों को छत्तीसगढ़ से क्या मोह। उनका तात्पर्य ये था, दोनों का कंपेयर करने का वस्तुस्थिति ये थी जी। तो उसमें जो तिलमिलाहट भारतीय जनता पार्टी, केवल यही तात्पर्य था कि लेकिन नक्सलियों का उदाहरण देकर आप आरएसएस पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये गलत परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया जाएगा सुशील आनंद शुक्ला जी? नहीं, बिल्कुल लिया जाए। गलत परिप्रेक्ष्य नहीं, इसको जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है उस परिप्रेक्ष्य में भी लिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सकता है गलत लगे, लेकिन जिस प्रकार से कवर्धा में किया गया प्रशांत जी, छत्तीसगढ़ की शांत प्रजा में जहर घोलने का काम जिस प्रकार से आरएसएस और भारतीय जनता के नेताओं, विशेषकर सिंह के सुपुत्र अभिषेक सिंह और वहाँ के सांसद संतोष पांडे ने किया,
उसके बाद तो इनकी तुलना बिल्कुल नक्सलियों से की जानी चाहिए। नक्सली भी विध्वंस पैदा करना ये भी चाहते थे कि वैमनस्यता पैदा करना, ये भी समरसता छत्तीसगढ़ की समरसता में घातक थे। ठीक है, वक्त कम है। एक छोटा सा रिएक्शन अजय चंद्राकर जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो, सुशील आनंद शुक्ला जी का बात का। चलिए, आवाज नहीं मिल पा रहे। अजय चंद्राकर जी शुक्रिया हमसे जुड़े आप। सुशील आनंद शुक्ला जी आपका भी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ममता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, ममता आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। देश में कोयले की कमी के बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज कोरबा दौरे पर हैं। कोयला मंत्री बिलासपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए गेवरा पहुंचे, जहां एसईसीएल के गेवरा हाउस में अधिकारियों से चर्चा के बाद कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी एसईसीएल की गेवरा, दीपका, कुसमुंडा कोयला खदानों का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर झारखंड के लिए रवाना होंगे। गौरतलब है कि बारिश थमने के बाद भी एसईसीएल की कोरबा जिले में स्थित मेगा परियोजनाओं से उम्मीद के मुताबिक कोयला उत्पादन नहीं हो रहा है। रोजाना टारगेट को भी पूरा करने में एसईसीएल की मेगा परियोजनाएं नाकाम साबित हो रही हैं। ऐसे में कोरबा सहित प्रदेश के पावर प्लांटों में कोयले की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो पा रही, जिसके कारण पावर प्लांटों को कम लोड पर चलाना पड़ रहा है। केंद्रीय कोयला मंत्री के कोरबा दौरे से उम्मीद जताई जा रही है कि एसईसीएल की खदानों में कोयला उत्पादन में तेजी आएगी। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार सच को स्वीकार नहीं कर रही है, केंद्र से व्यवस्थाएं नहीं संभल रही हैं, कोयले की कमी से प्लांट बंद हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने पूछा कि अगर कोयले की कमी नहीं है तो केंद्रीय कोयला मंत्री कोयला खदानों का दौरा क्यों कर रहे हैं। प्लांट है विभिन्न राज्यों में बंद पड़े हैं कोयला की कमी के कारण से। दूसरा, यदि कमी नहीं है तो फिर कोयला मंत्री आज छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं, वो बिलासपुर कोरबा क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए कोयला की कमी है, बिजली की कमी है, और ये भारत सरकार पता नहीं क्या करती है। एक ऑक्सीजन की कमी, खाद की कमी, अब कोयले की कमी, ये भारत सरकार से संभल नहीं रहा है। ये जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं जो है, इसको केवल रेगुलराइज करना है और कंटिन्यूटी में रखना है, और इसको भी ये सरकार नहीं कर पा रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक क्या स्थिति। ब्रेक के बाद खबर रायपुर से। रायपुर नगर निगम में उपनेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा पर स्कूली बच्चों से मारपीट और महिला से दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। निगम उपनेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा का कथित विवादित ऑडियो वायरल हो रहा है। पार्षद की पिटाई से बच्चे के शरीर पर चोटें आई हैं। मनोज वर्मा के वायरल हो रहे कथित ऑडियो में स्कूली बच्चों को वो गंदी गालियां दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चे की मां से भी मनोज वर्मा पर अभद्र बातचीत का आरोप लगा है, और बच्चे की मां से भी अभद्र बातचीत का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। आरोपों के मुताबिक भाटा गांव दशहरा मैदान में स्कूली बच्चों से नगर निगम में उपनेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा ने मारपीट की। मारपीट के बाद बच्चों की मां और पिता से अभद्र व्यवहार किया। सुनो, हाँ आप उस बच्चे की जिसकी आप सफाई दे रहे हो ना, आपका बच्चा, आपको दर्द जरूर होगा, है ना? हाँ। और नहीं सुधारोगे ना तो बाद में बहुत ज्यादा दर्द होगा आपको। अपने बच्चों को सुधार के रखो। लेकिन और फोन में सुनो, गुनाह तो आपको जो बात करना है अपने बच्चों को लेकर के मेरे पास आना, फिर बात करना। नहीं, एक बात बताइए। फोन में रखो, फोन रखो यहाँ पे। फोन रखूं मैं? क्यों फोन? अपने फोन को मेरे बच्चे को। और सुन, मेरे रावण बाटा में दिखेगा ना तो टांग तोड़ दूंगा। ठीक है, ऐसे सुधारा जाता है? इधर रावण बाटा में दिखेगा ना तो टांग तोड़ दूंगा, सुन ले रहना। ज्यादा बात नहीं कर रहे तू। क्यों टांग तोड़ दोगे? ऐसा क्या किया उसने? अपराध मेरे बच्चे का। वो मेरे को जो लगा ना, मेरे को अच्छा किया, उसको तू दोबारा देखने नहीं बोला। रावण बाटा में सुन ले रहे। लग गया आपके बच्चे को भी ऐसे? कोई किसी को भी कुछ लगेगा? मेरा बच्चा तुम्हारे टाइप का बदतमीजी नहीं करता, तुम्हारे बच्चे टाइप। सुन ले रहे, सुन रहे? बात करिए आप। जब तमीज से तू बात कर मेरे से। आगे बढ़ेंगे। दुर्ग से बड़ी खबर है। अब बैंक कर्मी से सरेआम 15 लाख की लूट की वारदात हुई है। दुर्ग के इंडियन बैंक के पास की घटना है। बाइक सवार लुटेरों ने ये लूट की वारदात अंजाम दी है। मोहन नगर थाना क्षेत्र की घटना है। मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस
खंगालने में जुटी है। बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां बैंक कर्मी से सरेआम 5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है। दुर्ग के इंडियन बैंक के पास ये वारदात घटी है। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मिथिलेश, कोई शुरुआती जानकारी अभी तक लग पाई इस वारदात से जुड़ी हुई? लुटेरों की कोई पहचान हो पाई? पुलिस कुछ बता पा रही है? देखिए प्रशांत, बताना चाहूंगा कि इस पूरी वारदात के बाद में अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य जांच की जा रही है, क्योंकि दिन दहाड़े इस तरह की वारदात होना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर कई बार सवाल खड़े करते रही है। और आज फिर ऐसी ही वारदात दुर्ग में घटित हुई है, जब एक बैंक कर्मी 15 लाख रुपए लेके दूसरे बैंक में देने के लिए जा रहा था। वो उसी दौरान में बाइक सवार करीब 4 बदमाश बताए जाते हैं, उसके वो लूट लेते हैं। उसकी एक्टिवा को रुकवाया जाता है और एक्टिवा सहित वो 15 लाख रुपए लेके वो फरार हो जाते हैं। तो इस तरह की एक बड़ी वारदात घटित हुई है जब त्योहार का सीजन चल रहा है, जब नवरात्रि की धूम मची हुई है और हजारों लोगों का सड़कों पर आना जाना होता है। और ऐसी सड़क पर यह घटना हुई है जहां पर हजारों लोगों का प्रतिदिन आना जाना होता है। उस दिन दहाड़े इस तरह की घटना हुई है, तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ये वजह क्या थी, किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल उच्चाधिकारी जो पुलिस के हैं वो कुछ भी अभी नहीं बता रहे हैं कि कैसे हुई है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जो सूचनाएं आ रही हैं कि वो देसी कट्टा की नोक पर उससे वारदात को अंजाम दिया गया था। तो अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया क्या वो देसी कट्टा था या कोई हथियार था। प्रशांत, पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी ठीक है, जांच में तस्वीर और साफ होगी। शुक्रिया मिथिलेश आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, कोरबा से बड़ी खबर है। सीसीएल की दीपका खदान में घुसे भूविस्थापितों ने कोयला उत्पादन से प्रभावित कर दिया है। मलगांव में पिछले 12 दिनों से आंदोलन जारी है। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री से नहीं मिलने देने पर ये सभी आंदोलनकारी नाराज हो गए। तो ये बड़ी खबर है कोरबा से, जहां सीसीएल की दीपका खदान में भूविस्थापितों ने कोयला उत्पादन को भी प्रभावित किया है। मलगांव में पिछले 12 दिनों से आंदोलन जारी है। खबर रायपुर से, बीरगांव पहुंची है पदयात्रा। हसदेव अरण्य बचाओ पदयात्रा बीरगांव पहुंची है। सरगुजा से पैदल मार्च कर रहे हैं ग्रामीण। जल, जंगल, जमीन, पेशा कानून की मांग है इन सभी की। आदिवासियों, सामाजिक संगठनों का ये मार्च है। रायपुर में मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन देने की तैयारी है इनकी। पदयात्रा का 10वां दिन है आज। और अब देखिए छत्तीसगढ़ टॉप 20।